गुड इवनिंग ऑल स्टूडेंट्स। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आखिर ज्ञान में स्वागत है। आज की लाइव क्लास में जो हमारा टॉपिक है वह आर्थिक गतिविधियाँ, ठीक है। इकोनॉमिकल जो एक्टिविटीज़ होती है उससे रिलेटेड है और उससे संबंधित प्रश्न जो है वो कक्षा 10 और कक्षा 12 दोनों के लिए जो है ये बहुत ही फ़ायदेमंद वीडियो रहने वाला है। तो सभी लोग जुड़ जाइए लाइव से और अपने अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं उनको भी लिंक शेयर कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक लोग जुड़ सकें। चलिए तो शुरू कर लेते हैं अपन पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, भारत में वित्त वर्ष का प्रारंभ होता है। ठीक है, प्रश्न आपका है भारत में वित्त वर्ष का प्रारंभ होता है। चलिए कमेंट करके बताइए कि 1 जनवरी से होता है, बी ऑप्शन है आपका कि 1 अप्रैल से होता है, सी ऑप्शन है आपका 31 जुलाई से होता है, या फिर डी ऑप्शन है आपका 1 अक्टूबर से होता है। चलिए जितने भी लोग जुड़े हुए हैं सभी लोग कमेंट करके बताएं कि भारत में वित्त वर्ष का प्रारंभ जो है वह कब होता है। चलिए ऑप्शन आपके सामने हैं, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और इन चारों ऑप्शन में से आपको बताना है कि वित्त वर्ष का प्रारंभ जो है वो कब से होता है और कमेंट करके आप बता दीजिए सभी लोग। हाँ जी, सभी जुड़ने वालों का हार्दिक स्वागत है। प्रश्न चल रहा है, पहला प्रश्न चल रहा है और इस पहले प्रश्न का सभी को आपको उत्तर देना है। ये प्रश्न संख्या 1 है और प्रश्न संख्या 1 का आप उत्तर जो है वो कमेंट बॉक्स में दीजिए और बताइए कि आपके अनुसार इस प्रश्न का क्या उत्तर होगा। चलिए इस प्रश्न को जो है वो हम हल कर देते हैं। भारत में वित्त वर्ष का जो प्रारंभ है वह 1 अप्रैल से होता है, यानी आपका जो ऑप्शन है वो बी सही हो जाएगा। जितने भी स्टूडेंट्स ने बी ऑप्शन सेलेक्ट किया है उनको बहुत बहुत बधाई, उनको बहुत बहुत शाबाशी कि उनका ये प्रश्न बिल्कुल सही है। और हम बात कर लेते हैं कि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, है ना, ये हमारा वित्त वर्ष का समय होता है। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक के समय को वित्त वर्ष कहते हैं। यदि इस प्रकार से प्रश्न आए, एक लाइन का यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए अति लघुत्रात्मक कि वित्त वर्ष क्या होता है ना, तो आप इसकी क्या लिखोगे परिभाषा कि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का जो समय होता है उसको वित्त वर्ष कहा जाता है। ठीक है, ये एक लाइन में इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय समिति ने अंतिम रिपोर्ट कब प्रस्तुत की, ये आपको बताना है। राष्ट्रीय आय समिति, ठीक है, जो कि राष्ट्र की आय के बारे में कैलकुलेशन करने का प्रयास जो कर रही थी, आय की गणना के लिए जो प्रयास कर रही थी, उसने अंतिम रिपोर्ट कब प्रस्तुत की। ठीक है, ये आपको बताना है। तब तक मैं आपको यहाँ पे कुछ ऑप्शंस की हम बात कर लेते हैं। ऑप्शन आपके सामने ए ऑप्शन है 1949, ठीक है, पहला जो ऑप्शन है 1949 में, दूसरा ऑप्शन है 1951 में, तीसरा ऑप्शन है 1955 में और चौथा ऑप्शन है 1962 में। यानी इनमें से कौन सा आपका उत्तर सही होगा कि राष्ट्रीय आय समिति ने अंतिम रिपोर्ट कब प्रस्तुत की थी। तब तक मैं कुछ चीज़ें आपको बताता हूँ। राष्ट्रीय आय समिति जो है वो है, इसका गठन जो है वो पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में इसका गठन किया गया था। पीसी महाब्लोनिस, ठीक है, ये नाम है पीसी महाब्लोनिस, इनकी अध्यक्षता में इसकी जो है वो इसका गठन किया गया था, राष्ट्रीय आय समिति का। ठीक है, कमेटी बनाई गई थी जो कि देश की आय के बारे में कैलकुलेशन करने वाली थी। आपको इसका उत्तर देना है कि इसकी जो अंतिम रिपोर्ट है वो कब प्रस्तुत
की गई थी। ठीक है, तो इसकी अंतिम रिपोर्ट है वो 1955 में प्रस्तुत की गई थी। आपका सी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। 1955 में राष्ट्रीय आय समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। ठीक है, तो ये राष्ट्रीय आय समिति का गठन कब हुआ था, ये प्रश्न भी बनता है। ठीक है, हमने यहाँ बात कर ली कि राष्ट्रीय आय समिति की अध्यक्ष कौन थे, पीसी महाबलोनिस थे। लेकिन इस आय समिति की अंतिम रिपोर्ट की हमने बात कर ली 1955 में दी थी, लेकिन इसकी शुरुआत कब हुई थी, यानी इसका गठन कब हुआ था इस समिति का, तो इसका गठन हुआ था 1949 के अंदर। ठीक है, 1949 यानी अगस्त 1949 में, अगस्त 1949 में 1949 में इसका गठन हुआ था। इस प्रश्न से रिलेटेड जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो बन रहे थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है अपना, ये तीसरा प्रश्न है। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको लिख देता हूँ ताकि आप कमेंट करने में आपको आसानी रहे। ये प्रश्न संख्या 3 चल रहा है, तो प्रश्न संख्या 3 के लिए कमेंट करना आपको, अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में जो सम्मिलित नहीं है। ठीक है, अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र है, ये प्राथमिक क्षेत्र है, आपको ये ध्यान रखना है। ये कौन सा क्षेत्र है, प्राथमिक क्षेत्र। इस प्राथमिक क्षेत्र में कौन सा शामिल नहीं है, इनमें से ये ऑप्शन है, इनमें से आपको बताना है कौन सा प्राथमिक क्षेत्र में शामिल नहीं है। ठीक है, आपको क्षेत्र तो पता ही होंगे, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक और पंचमक, ये जो 5 क्षेत्र होते हैं, है ना। एक्टिविटीज़ के अंदर इकोनॉमिक जो एक्टिविटी होती है, आर्थिक क्रियाएं जो होती है, उसमें 5 प्रकार के क्षेत्रक होते हैं। तो हम यहाँ पे प्राथमिक क्षेत्रक की बात कर रहे हैं कि प्राथमिक क्षेत्रक में इनमें से कौन से शामिल नहीं है। कौन सा है, ऑप्शन ए है आपके सामने कृषि, ऑप्शन बी है आपके सामने खनन यानी कि माइनिंग, खुदाई करना, जैसे हम कोई खनिज निकालते हैं तो उसकी खुदाई करके जो खनिज निकालते हैं वो खनन कहलाता है, माइनिंग कहलाता है, माइंस के माध्यम से। उसके बाद में सी ऑप्शन है आपका डेयरी, डेयरी आप जानते ही हैं, जहाँ पे दूध का कलेक्शन होता है, उसके अलावा जो भी दूध से बने हुए प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो बेचे जाते हैं। डी ऑप्शन आपका है परिवहन। ये 4 आपके सामने ऑप्शन है, इनमें से आपको बताना है कि प्राथमिक क्षेत्र में यानी प्राइमरी सेक्टर के अंदर इनमें से कौन सा नहीं है। चलिए बताइए, सभी स्टूडेंट्स कमेंट करके बताएं इनमें आपका क्या आंसर होगा आपके अनुसार। हाँ जी, कमेंट करते जाएं, कमेंट में कोताही नहीं बरतें, कमेंट करते जाएं, कमेंट जारी रखें करना, कमेंट रोके नहीं। हाँ जी, कमेंट आने दीजिए। चलिए जी, बता देते हैं इसका उत्तर। प्रश्न संख्या 3 का जो आंसर हो जाएगा आपका परिवहन, डी ऑप्शन, इसमें आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। और जितने भी स्टूडेंट हैं जिन्होंने डी ऑप्शन सेलेक्ट किया है उनको बहुत बहुत बधाई कि उनका बिल्कुल ये सही जवाब था। परिवहन इसके अंदर हो जाएगा, कृषि, खनन और डेयरी, ये तीनों जो है यह प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है। ठीक है, ये तीनों किससे संबंधित है, प्राथमिक क्षेत्र से। प्राइमरी जो एक्टिविटीज होती है, प्राइमरी सेक्टर जो होता है उस सेक्टर के अंदर ये तीनों आएंगे। और परिवहन जो होता है वह तृतीयक क्षेत्र के अंदर शामिल किया जाता है ना। परिवहन किस में आएगा, तृतीयक क्षेत्र के अंदर आएगा, ये भी आपको साथ में ध्यान रखना। तो इस में हमारा जो आंसर क्या हो जाएगा, परिवहन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है हाँ जी सभी स्टूडेंट, ये 4th क्वेश्चन है, मैं यहाँ लिख देता हूँ। ये कौन सा प्रश्न है आपका, 4th प्रश्न है आपका, और 4th क्वेश्चन के लिए आपको कमेंट करना है। चौथा प्रश्न चल रहा है। चौथा प्रश्न आपका क्या है, मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। उद्योगों को, है ना, उद्योगों को किस क्षेत्र में शामिल किया जाता है, इंडस्ट्रीज को, उद्योग प्राथमिक क्षेत्र में, द्वितीयक क्षेत्रक में, तृतीयक या फिर चतुर्थक, यानी ये 4 ऑप्शन है, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और चतुर्थक क्षेत्रक। इनमें से कौन से सेक्टर के अंदर जो है वह उद्योगों को रखा जाता है, उद्योगों को शामिल किया जाता है, ये आपको बताना है। चलिए कमेंट करके बताइए। ये जो टॉपिक है ये न केवल 10th क्लास में बल्कि 12th क्लास में भी ये चलता है। जब हम मानव भूगोल पढ़ते हैं तो मानव भूगोल में मानव की जो आर्थिक क्रियाएं हैं,
जो हम टॉपिक पढ़ते हैं वो आर्थिक क्रियाएं इसी से संबंधित हैं। तो यदि क्लास 12th के स्टूडेंट हैं तो उनके लिए भी बहुत ही फायदेमंद ये टॉपिक है मानव भूगोल बुक से। और कक्षा 10 के लिए भी ये आर्थिक क्रियाएं जो है वह इकोनॉमिक्स की जो बुक है, अर्थशास्त्र वाली जो किताब है, उनमें ये टॉपिक आपके लिए फ़ायदेमंद है। दोनों ही क्लासेस के लिए वो है एक साथ ये वीडियो बनाया गया है। ठीक है, तो उद्योगों को किस क्षेत्र में शामिल किया जाता है। चलिए, जितने लोगों ने भी कमेंट किया है हम उनको देख लेते हैं और इसका मैं आंसर भी आपको बता देता हूँ। इसका आंसर क्या होगा, उद्योगों को जो है वह द्वितीय क्षेत्र में रखा जाता है। और जिन स्टूडेंट्स ने ऑप्शन बी सेलेक्ट किया है उनको कॉन्ग्रेचुलेशंस, उनको बधाई कि उनका बिल्कुल सही जवाब है, द्वितीय क्षेत्र हो जाएगा। ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र में हमने बात करी थी कृषि, खनन, मछली पालन करना और दुग्ध पालन, ये सब जो होता है ये सब किस में आते हैं, प्राथमिक में आते हैं। उद्योग, उद्योग के अंदर यानी किसी प्राथमिक क्षेत्र से जो वस्तु होती है उसको मॉडिफाई करके, उसका रूप परिवर्तन करके जो है ना, उसका मूल्य परिवर्तित करके जब हम कोई चीज़ दूसरी बना देते हैं तो वो आता है सेकेंडरी में। तो उद्योगों में यही क्रिया होती है। यानी उद्योगों के अंदर क्या होता है, उद्योगों के अंदर किसी अन्य जो भी हमारा जैसे कच्चा माल होता है, कच्चे माल को हम क्या करते हैं, तैयार माल में बना देते हैं, उसको दूसरे उसका फॉर्म चेंज कर देते हैं हम और एक नई चीज़ बना देते हैं और उसका मूल्य परिवर्धन कर देते हैं अपन। तो उद्योग जो है वो सेकेंडरी सेक्टर में आते हैं, द्वितीय क्षेत्र में आते हैं। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। हमारा प्रश्न संख्या ये है 5वां। ठीक है, 5वां प्रश्न, 5वां प्रश्न है महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम कब बना था। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बताना है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम, जिसको हम क्या बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म में हम बोलते हैं मनरेगा, है नी, मनरेगा बोलते हैं। हाँ, तो ये इसका पूरा नाम शॉर्ट में नाम हो गया महात्मा गांधी, आपका मनरेगा, और फुल नाम उसका क्या हो गया, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम। इस प्रकार से हम लिखते हैं ये नरेगा, है ना। तो यहाँ पे एम का मतलब यहाँ पे महात्मा गांधी, ये बाद में 2 अक्टूबर जो है उसमें जोड़ा गया था। 2 अक्टूबर पर गांधी जयंती के अवसर पर ये इस स्कीम के आगे, इस अधिनियम के आगे जो है वो महात्मा गांधी शब्द जोड़ा गया था। तो महात्मा गांधी नेशनल, ठीक है, राष्ट्रीय, और उसके बाद में रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, है ना। ये ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर जो है वह एक एम्प्लॉयमेंट के लिए, रोजगार के लिए जो है ये क्या करता है, ये एक गारंटी प्रदान करता है कि किसी भी व्यक्ति को जो है वो रोजगार जो है वो गारंटी शुदा प्रदान किया जाएगा। अब हमको क्या बताना है, ये एक्ट बना कब था, ये अधिनियम कब बना था, ये अधिनियम आपको बताना है कमेंट करके कि ये कब बना था। चलिए कमेंट करके बताइए। महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम नरेगा, नरेगा की शुरुआत कब हुई थी, बताइए भाई, कमेंट कीजिए और बताइए नरेगा की शुरुआत कब हुई थी। चलिए, इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन 2005। 2005 में इसकी शुरुआत हुई थी। और जिन स्टूडेंट्स ने बी ऑप्शन सेलेक्ट किया है उनको बहुत बहुत बधाई, उनका बिल्कुल सही जवाब रहा है। और इसी प्रकार से अपने सही सही जवाब देते रहें। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न स्क्रीन में आपके सामने, निम्न में से प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधि नहीं है। अब देखो वापस उसी टाइप का प्रश्न है, ये आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें से आपको सेलेक्ट करना है कि प्राथमिक क्षेत्र के अंदर इनमें से कौन सी गतिविधि नहीं आती है। देखिए पहला ऑप्शन आपके सामने, ठीक है, पहला ऑप्शन कौन सा है, कृषि है। दूसरा ऑप्शन कौन सा है, मत्स्य पालन है। तीसरा ऑप्शन है संचार, और चौथा ऑप्शन है आपके सामने डेयरी। मैं पिछले प्रश्नों में आपको बता चुका हूँ कि
प्राथमिक क्षेत्रों के अंदर कौन कौन सी गतिविधियां एक्टिविटीज आती हैं। ठीक है, तो आप इनमें से सेलेक्ट करके मुझे बताएं कि निम्न में से प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधि कौन सी नहीं है, ये आपको बताना है। ये आपका प्रश्न संख्या 6 चल रहा है जी। प्रश्न संख्या 6 के लिए कमेंट कर रहे हैं सारे स्टूडेंट। प्रश्न संख्या 6 लगा के कमेंट कर दीजिए कि प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधि इनमें से कौन सी नहीं है। हाँ जी, कमेंट कीजिए, जमकर कमेंट कीजिए। कमेंट में तो कंजूसी मत कीजिए, कमेंट करते जाएं, गलत हो चाहे सही हो कमेंट करते जाएं भाई। चलिए, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका संचार। सी ऑप्शन इसमें सही होगा, सी ऑप्शन। ठीक है, हमने इन तीनों की पहले ही बात करी थी कि ये तीन जो है, कृषि है, मत्स्य पालन है, डेयरी का मतलब जो दुग्ध उत्पादन जो हम करते हैं वो भी प्राथमिक सेक्टर में आता है, प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधि में आता है। संचार, परिवहन और ये सब जो हैं वो तृतीयक क्षेत्र में शामिल किए जाते हैं। तो यहाँ पे सी ऑप्शन देने वाले सभी स्टूडेंट जो हैं वो शाबाशी के पात्र हैं, उनका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, प्रश्न संख्या 6 के बाद प्रश्न संख्या 7 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 7 है, 7 नंबर प्रश्न ये है, ये लीजिए प्रश्न संख्या 7 यहाँ पे लगा देता हूँ। 7 नंबर में है तृतीयक क्षेत्र की क्रिया नहीं है। अभी हमने पीछे तृतीयक क्षेत्र की बात करी है, तो यहाँ पे बताना आपको तृतीयक क्षेत्र की क्रिया इनमें से कौन सी नहीं है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। संचार, संचार कम्युनिकेशन, चाहे वो फैक्स हो, चाहे इंटरनेट हो, चाहे मोबाइल हो, ये सब संचार। दूसरा है परिवहन, जिसमें आपके जल थल नभ जितने भी प्रकार के जो एक्टिविटीज आएगी, रेल परिवहन हो सकता है, सड़क परिवहन हो सकता है, जल परिवहन हो सकता है। तो संचार, परिवहन और बैंकिंग। उसके बाद में चौथा आपका ऑप्शन है उद्योग। इनमें से कौन सा तृतीयक क्षेत्र की क्रिया नहीं है, बताइए, कमेंट करके बताइए। बिल्कुल इजी सा आपके लिए हो गया है, क्योंकि हमने पीछे जिस प्रकार के प्रश्न देखे हैं उस हिसाब से ये बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न हो गया आपके लिए। बता दीजिए कमेंट करके कि इनमें से कौन सा सही होगा। ट्रेशरी जो सेक्टर की कौन सी एक्टिविटी नहीं है। चलिए जी, इसका आंसर बता दिया जाए। इसका आंसर हो जाएगा आपका उद्योग, ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी। हम हमने पीछे भी प्रश्नों में बात करी थी कि उद्योग जो है वो द्वितीय क्रिया में आता है, और तृतीय क्रिया के अंदर संचार, परिवहन और बैंकिंग, ठीक है, जो कि उद्योगों और प्राथमिक और द्वितीय जो क्रियाकलाप होते हैं उनमें सहायक की भूमिका निभाता है। कौन? तृतीय क्रियाकलाप। तृतीय क्रियाकलाप जो है वो प्राथमिक और द्वितीय की सहायक भूमिका को निभाता है। संचार, परिवहन, बैंकिंग, ये सभी जो है वो किसकी सहायता करते हैं? उद्योग और जो भी प्राथमिक क्रियाकलाप और जो भी द्वितीय क्रियाकलाप जो होते हैं उनके लिए ये सहायक की भूमिका निभाते हैं, संचार, परिवहन और बैंकिंग। क्योंकि कम्युनिकेशन करने के लिए हमें एक दूसरे से बातचीत करने के लिए संचार की आवश्यकता होती है। उद्योगों में जो भी चीज़ें बनी हुई है उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर, यानी कच्चा माल है उसको उद्योग तक पहुंचाने के लिए और तैयार माल को उद्योग से मार्केट में पहुंचाने के लिए हमको परिवहन की आवश्यकता होती है। और यदि हम उद्योग लगाते हैं तो उसके लिए हमको फंड की आवश्यकता होती है, पैसों की आवश्यकता होती है। तो उसके लिए हमारे लिए बैंकिंग जो होता है वो बेनिफिशियरी होता है, फायदेमंद होता है। तो इस प्रकार यहाँ पे संचार, परिवहन और बैंकिंग जो है वो तृतीय क्षेत्र की क्रिया में आ जाएंगे और एक सहायक की भूमिका ये लोग निभाते हैं। चलिए, ये आपका 7वां प्रश्न हो गया था। अब है आपका ये 8वां प्रश्न। ठीक है, ये प्रश्न संख्या 8 है। चलिए बताइए, कपास
से कपड़ा बनाना। समझ गए आप? कपास एक कच्चा माल है और इस कच्चे माल से हम क्या बना रहे हैं? कपड़ा बना रहे हैं। तो कपास से कपड़ा बनाना कौन से क्षेत्र की क्रियाविधि है? ये आपको क्षेत्रक दिए हुए हैं 4। इन 4 क्षेत्रक में से आपको बताना है कि वो कौन से क्षेत्र की क्रियाविधि है जिसमें कपास से कपड़ा बनाया जाता है। ऑप्शन ए है आपका द्वितीयक, ऑप्शन बी है आपका प्राथमिक, ऑप्शन सी है आपका चतुर्थक यानी क्वाटनरी, और ऑप्शन डी है आपका तृतीय। ठीक है, ये 4 सेक्टर आपको दिए गए हैं, 4 क्षेत्र आपको दिए गए हैं। इन चारों में से आपको एक सिलेक्ट करके और कमेंट करके मुझे बताना है कि आपका क्या जवाब है। चलिए सभी स्टूडेंट्स कमेंट करके बताएं, फटाफट कमेंट करके बता दीजिए कि आपके अनुसार इस प्रश्न का क्या उत्तर होगा। चलिए बताइए, सभी होशियार जितने भी स्टूडेंट हैं सारे जुड़े हुए हैं, और सभी इंटेलिजेंट बच्चों आप कमेंट करके बताएं भाई, फटाफट बताएं। कपास जिसको हम कॉटन भी कहते हैं। और कपास से बनने वाले वस्त्र कौन से होते हैं? साथ साथ में ये भी आप सुनते जाएं, कपास से बनने वाले जो वस्त्र होते हैं उनको हम सूती वस्त्र कहते हैं, है ना? ये भी आपको ध्यान रखना है। तो कपास से बनने वाला कपड़ा जो होता है वो सूती वस्त्र कहलाते हैं। तो कपास का धागा, फिर धागे से जो है वो कपड़ा बनता है, सूती कपड़ा। ठीक है, चलिए। तो जितने लोगों ने भी कमेंट करके बता दिया है उनका क्या जवाब था, यहाँ पे हमारा जो सही जवाब हो जाएगा वो है द्वितीयक। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। जिन स्टूडेंट्स ने ए ऑप्शन सेलेक्ट किया है उनका बिल्कुल सही जवाब है। और ये बिल्कुल सीधी सी बात ये थी कि कपास एक कच्चा यानी कि कृषि से प्राप्त होता है, और कृषि आता है प्राथमिक क्षेत्र के अंदर। ठीक है ना? तो कपास हमको प्राथमिक क्षेत्र से प्राप्त हुआ है, फिर हम उसका कपड़ा बना रहे हैं। यानी कि जो कपास हमको प्राप्त हुआ था उसको हम मॉडिफाई कर रहे हैं, परिवर्तित कर रहे हैं, उसका मूल्य परिवर्तित कर रहे हैं, यानी कि उसकी रेट भी बढ़ा दी हमने। ठीक है, उसके बाद हमने उसको कपड़ा बनाया, तो इसका मतलब क्या हुआ? हमने उसको परिवर्तित कर दिया, उसका मूल्य चेंज कर दिया, उसकी भौतिक जो उसका स्वरूप था वो चेंज कर दिया हमने। और ये ऐसा काम कहाँ होता है? उद्योगों के अंदर होता है। और उद्योग किस में आता है? उद्योग आता है द्वितीय क्रिया में, सेकेंडरी सेक्टर में आता है। तो आपका यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया जिन्होंने इसके इसका सही जवाब दिया है, बहुत ही शाबाशी के पात्र हैं वो। और अब हम चलते हैं हमारे अगले प्रश्न यानी कि प्रश्न संख्या 9 की तरफ बढ़ते हैं। ये आपका है प्रश्न संख्या 9। चलिए, प्रश्न संख्या 9 मैंने लगा दिया है, और अब आपको भी प्रश्न संख्या 9 लगा करके अपना कमेंट देना है। प्रश्न हम पढ़ के आपको सुना देते हैं। भारत में सबसे अधिक संख्या में लोग किस क्षेत्र में कार्यरत हैं? है ना? जितने भी सेक्टर्स हैं उन सेक्टर में से भारत में सबसे अधिक संख्या में लोग किस सेक्टर में काम करते हैं? आपको ये बताना है कि भारत के लोग द्वितीयक सेक्टर में काम करते हैं, प्राथमिक में काम करते हैं, चतुर्थक में काम करते हैं, या फिर तृतीयक में करते हैं। यानी आपको इनमें से चारों जो ऑप्शन दे रखे हैं उन चारों में से आपको एक सिलेक्ट करके बताना है कि भारतीय जो लोग हैं वो अधिक से अधिक किस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। चलिए कमेंट करके बता दीजिए कि भारत के लोग ज़्यादा कहाँ काम करते हैं। हाँ जी भाई, कमेंट करते जाएं भाई, कमेंट तो रुकने ही नहीं चाहिए। 40-45 मिनट आप रहते हैं ऑनलाइन, तो आप कमेंट करते जाएं भाई, जितने अधिक कमेंट करोगे उतना ही अच्छा है। कमेंट आने दीजिए। चलिए, प्रश्न संख्या 9 का जो उत्तर है वो जितने लोगों ने भी बताया है, अभी और भी कमेंट्स आ रहे हैं, लेकिन फिर भी हमें आगे और भी बहुत सारे प्रश्न जो हैं वो देखने हैं, इसलिए
इंतजार नहीं करते हुए हम इस प्रश्न का उत्तर बता देते हैं। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा प्राथमिक क्षेत्र, यानी कि इसमें आपका बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो बी ऑप्शन जिन्होंने सेलेक्ट किया है उनका बिल्कुल सही जवाब है। और बी ऑप्शन यानी प्राथमिक क्रिया, और प्राथमिक क्रिया में आप सभी लोग जानते होंगे क्या चीज़ आती है। प्राथमिक क्रिया के अंदर जो है वो हम किन को शामिल करते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था कि प्राथमिक क्रिया के अंदर जो है वो हम कृषि को शामिल करते हैं, हम जो है वो खनन को शामिल करते हैं, हम दुग्ध पालन को इसमें शामिल करते हैं, हम मत्स्य पालन को इसमें शामिल करते हैं। तो इस प्रकार हमारी जितनी भी एक्टिविटीज होती है ये किस में आ जाती है, प्राथमिक सेक्टर के अंदर आ जाती है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, प्रश्न आपका ये हो गया 10 नंबर। प्रश्न संख्या ये है 10। प्रश्न संख्या 10 आपका, अल्प बेरोजगारी जो है वो अधिकांशतः पाई जाती है। अल्प बेरोजगारी कहाँ पाई जाती है ये आपको बताना है। तो अल्प बेरोजगारी उद्योगों में पाई जाती है, अल्प बेरोजगारी चिकित्सा क्षेत्र में पाई जाती है, अल्प बेरोजगारी कृषि में पाई जाती है, या फिर बैंकिंग में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है अल्प बेरोजगारी अधिकांशतः पाई जाती है, वो आपको क्षेत्र बताना है कि किस क्षेत्र में वो पाई जाती है, उद्योगों में, चिकित्सा में, कृषि में, या फिर बैंकिंग में, कहाँ पाई जाती है। प्रश्न संख्या 10 लगा के आप कमेंट कर दीजिए कि वो अल्प बेरोजगारी कहाँ पाई जाती है। हाँ जी प्यारे विद्यार्थियों, कमेंट करके बताएं भाई, अल्प बेरोजगारी कहाँ पाई जाती है। चलिए आप लोगों ने दे दिए हैं कमेंट। अब मैं आपको अपना उत्तर बता देता हूँ, आप भी अपने उत्तर को हमारे उत्तर से मैच करके देख लीजिए कि आपका सही है कि नहीं है। प्रश्न संख्या 10 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी सिलेक्ट करने वाले यानी कि कृषि, एग्रीकल्चर, और कृषि के अंदर अल्प बेरोजगारी अधिकांशतः पाई जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसमें सही हो जाएगा। जिन लोगों ने ऑप्शन सी सेलेक्ट किया है उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है जी भाई। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 11। ये लीजिए प्रश्न संख्या 11 मैंने यहाँ पे लगा दिया है, और प्रश्न आपको मैं पढ़ के बता देता हूँ। वर्तमान में भारत में अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र का सर्वाधिक महत्व बढ़ रहा है। ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र का, द्वितीय क्षेत्र का, तृतीय का, या फिर इनमें से कोई नहीं। हमने पीछे एक प्रश्न देखा था कि भारत के अधिकांश लोग प्राथमिक क्षेत्र में काम करते हैं। यहाँ ये प्रश्न है कि वर्तमान में भारत में अर्थव्यवस्था किस क्षेत्र में अब महत्व बढ़ रहा है, यानी प्राथमिक में तो था ही पहले से भारत, अब भारत जो है वो किस सेक्टर में उस चीज़ का महत्व बढ़ रहा है भारत के अंदर, ये हमको बताना है कि वर्तमान में कौन सा ट्रेंड चल रहा है, कि भारत में किस सेक्टर में लोग ज़्यादा जाना चाहते हैं, उसको पसंद कर रहे हैं, उसमें काम कर रहे हैं, ये हमको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। और सिलेक्ट करके आप बताइए कि भारत के जो लोग हैं वर्तमान में जो भारतीय अर्थव्यवस्था है वो उसमें किस क्षेत्र का महत्व है, धीरे धीरे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, चलिए बता दीजिए भाई। सभी स्टूडेंट्स कमेंट करके बताएं कि किस क्षेत्र का महत्व बढ़ रहा है। चलिए, अर्थव्यवस्था तो आप जानते होंगे क्या होती है। अर्थव्यवस्था क्या होती है, एक देश या क्षेत्र की वस्तु और सेवाओं के उत्पादन, व्यापार और उपभोग, यानी कितना प्रोडक्शन हो रहा है, कितना व्यापार हो रहा है, कितना हम उस चीज़ का उपयोग कर रहे हैं,
आदि क्रियाओं से जुड़ा जो क्षेत्र होता है उसको अर्थव्यवस्था कहते हैं। जैसे हम बोलते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था, तो भारत के अंदर कितना वस्तुओं का, कितना सेवाओं का उत्पादन हो रहा है, कितना व्यापार हो रहा है, कितना हम उसका उपभोग कर रहे हैं, इन सभी जो क्रियाओं को जो हम जोड़ें तो उसका एक पूरा जो सिस्टम होता है, पूरा एक तंत्र होता है, उसको हम अर्थव्यवस्था कहते हैं। चलिए आपने कमेंट कर दिए हैं प्रश्न संख्या 11 के, तो प्रश्न संख्या 11 का उत्तर मैं आपको बता देता हूँ। प्रश्न संख्या जो 11 है उसका उत्तर हो जाएगा तृतीय क्षेत्र, यानी ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 11 का उत्तर हो जाएगा तृतीय क्षेत्र, यानी कि भारत में प्राथमिक क्षेत्र में अधिक लोग काम कर रहे हैं, लेकिन अब धीरे धीरे जो है वो तृतीय क्षेत्र की तरफ जो है लोगों का रुझान जो है वो बढ़ रहा है। यानी भारतीय अर्थव्यवस्था में तृतीय क्षेत्र का महत्व दिनों दिन जो है वो बढ़ता जा रहा है। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या आपका ये हो गया 12 नंबर। प्रश्न संख्या 12, मानव विकास की अवधारणा के प्रतिपादक कौन है? मानव विकास, ह्यूमन डेवलपमेंट की जो थ्योरी है, जो अवधारणा है, उसके प्रतिपादक कौन है? यहाँ पे 4 व्यक्तियों के नाम यहाँ पे दिया दिया गया। यहाँ पे ऑप्शंस में आपको पहले जो हैं विद्वान जिनका नाम है महबूब उल हक, दूसरे हैं सर एम विश्वेश्वरैया, तीसरा ऑप्शन है फिंडले सिराज, चौथा ऑप्शन है आरसी देसाई। चलिए भाई कमेंट करके प्रश्न संख्या 12 लगा के कमेंट करके बताइए कि मानव विकास की अवधारणा के प्रतिपादक इनमें से कौन से होंगे, बता दीजिए। कमेंट फास्ट प्लीज। चलिए तब तक हम बात कर लेते हैं मानव विकास क्या होता है। मानव विकास ऐसा विकास जो लोगों के विकल्पों में वृद्धि करता है। मान लीजिए किसी मानव का विकास हम तब मानेंगे जब उसके सामने बहुत सारे ऑप्शन हो, और बहुत सारे विकल्प कब उपलब्ध होंगे? जैसे मान लीजिए शिक्षा के क्षेत्र की हम बात करें, यानी मानव के लिए शिक्षा के बहुत सारे विकल्प उपलब्ध हो। अब मान लीजिए कि स्कूल है, उसके आसपास के क्षेत्र में कोई विद्यालय नहीं है, कोई कॉलेज ही नहीं है, तो उसने कक्षा 5 तो पास कर ली, लेकिन कक्षा 12 तक पढ़ने के लिए उसके पास कोई विद्यालय नहीं है, या उसको कॉलेज में जाना है तो उसके पास कोई कॉलेज नहीं है, यानी उसके पास कोई विकल्प ही नहीं है। अब मान लीजिए कि 12th क्लास तक उसके पास विकल्प है पढ़ने का, लेकिन उसके पास, उसको साइंस सेक्टर में जाना है, साइंस स्ट्रीम में जाना है, लेकिन उसके पास विकल्प नहीं है साइंस का। ठीक है। अब मान लीजिए, अब उसको स्वास्थ्य की हम बात कर लेते हैं कि स्वास्थ्य उसका खराब है और उसको अपना इलाज करवाने के लिए बड़े हॉस्पिटल में उसके लिए इलाज उपलब्ध है, लेकिन उसके पास क्या नहीं है? आय नहीं है, उसकी इतनी इसकी इनकम नहीं है कि वो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाकर के अपना इलाज करवा ले। इसका मतलब उसके पास विकल्पों की कमी होगी अपने आप ही। अब उसको कहाँ जाना पड़ेगा? कोई एक जो भी नॉर्मल हॉस्पिटल होगा उसमें जाकर के उसको अपना इलाज करवाना पड़ेगा, यानी उसके पास क्या हो गए? ऑप्शंस की कमी हो गई। वरना यदि उसका मानव का विकास अच्छे से होता तो उसके पास क्या होता? विकल्प बढ़ जाते, उसके पास ऑप्शंस बढ़ जाते कुछ करने के। तो यहाँ पे हम बात करते हैं मानव विकास की, इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा सही, ऑप्शन ए सही हो जाएगा जी, महबूब उल हक। ठीक है, महबूब उल हक ने मानव विकास की अवधारणा का प्रतिपादन किया था। और ये महबूब उल हक जो हैं यह पाकिस्तान के अर्थशास्त्री थे, है ना। ये पाकिस्तान के क्या हैं? अर्थशास्त्री थे। और इन्होंने 1990 के दशक में इस अवधारणा का प्रतिपादन किया था। तो इसमें आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ए। और जितने भी स्टूडेंट्स ने ए ऑप्शन दिया है, सिलेक्ट किया है, उनको बहुत बहुत बधाई, उनका ये प्रश्न भी बिल्कुल सही था। चलिए प्रश्न संख्या, अब हम चलते हैं 13 की तरफ। ये प्रश्न संख्या 13 रहा आपका, स्क्रीन में आपके सामने आ चुका है। मैं पे प्रश्न संख्या लगा देता हूँ, प्रश्न संख्या 13। ठीक है, प्रश्न संख्या 13 है, योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, ये आपको बताना है। योजना आयोग क्या काम करता है उसकी हम बात कर लेते हैं। तब तक आपके सामने ऑप्शंस में आपको बताता हूँ। जनवरी 1948, मार्च 1950, अगस्त 1965 या फिर
नवंबर 1978। ये तो आपके ऑप्शंस थे, इनमें से आपको सिलेक्ट करना है कि योजना आयोग प्लानिंग कमीशन की स्थापना कब हुई थी। ठीक है, तब तक हम बात करते हैं योजना आयोग क्या करता है। योजना आयोग भारत के अंदर जो है, भारत के जितने भी संसाधन हैं, चाहे वो मानव संसाधन हो चाहे वो प्राकृतिक संसाधन हो, ठीक है, तो उन संसाधनों का वो आंकलन करता है कि कितने मतलब भारत में कितने संसाधन हैं, मानवीय संसाधन प्राकृतिक संसाधन कितने हैं, और उन संसाधनों का हम अधिक से अधिक किस प्रकार से उचित उपयोग कर सकते हैं, है ना। और मान लीजिए कि कुछ संसाधन ऐसे भी होते हैं जो मात्रा में कम होते हैं, तो उन कम संसाधनों का भी हम उचित तरीके से बिल्कुल एक प्लानिंग करके, क्योंकि इसका नाम ही क्या है, योजना बनाना, एक नियोजन करके काम करना, तो उन कम संसाधनों का बिल्कुल एक प्लानिंग के साथ में, एक नियोजन के साथ में यूज करते हुए, उनका प्रयोग करते हुए भारत को आगे बढ़ाना है ना। तो ये इस योजना आयोग का लक्ष्य था, इस योजना आयोग को स्थापित करने का एक उद्देश्य था। ये तो हो गई इसके उद्देश्य की बात। और रही बात इसकी स्थापना की, इसकी स्थापना जो थी वो भारत सरकार यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार ने इसकी स्थापना की थी। और इसकी स्थापना एक प्रस्ताव के माध्यम से की गई थी, यानी इसका उल्लेख कहीं संविधान में नहीं है। इसलिए योजना आयोग को हम क्या कहते हैं, ये चीज़ बहुत ध्यान रखने वाली बात है। ये बहुत बार कंपटीशन एग्जाम्स में पूछा जाता है कि संविधानेतर संस्था है ये, है ना। ये कौन सी संस्था है, संविधानेतर, यानी संविधान के अलावा है, ये संविधान में इसका उल्लेख नहीं है कहीं भी योजना आयोग का, इसलिए इसको संविधानेतर, केवल ये कि परामर्शदात्री संस्था है, परामर्श देती है मिनिस्टर्स को, है ना। तो यहाँ पे योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी, अब हम उसकी भी बात कर लेते हैं, क्योंकि लगभग लोगों ने कमेंट करके बता दिया है कि योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी। और योजना आयोग की स्थापना हुई थी मार्च 1950 में। देश जैसे ही देश आज़ाद हुआ था, आज़ाद होने के बाद भारत को जो है वो आर्थिक प्रगति करनी थी। तो आर्थिक प्रगति करने के लिए हमारे यहाँ जो जितने भी संसाधन थे, जितने भी मानवीय संसाधन, जितने भी प्राकृतिक संसाधन थे, उनको ही हमको यूटिलाइज करना था, उनको प्रयोग करना था। इसलिए योजना आयोग की स्थापना की गई थी। ये संविधानेतर एक परामर्शदात्री संस्था है, ठीक है। और योजना आयोग अब वर्तमान में फिलहाल इसको समाप्त कर दिया गया है और इसकी जगह नीति आयोग की स्थापना की जा चुकी है। हम नीति आयोग के बारे में आगे बात करेंगे। चलिए आगे चलते हैं, तब तक अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ जाते हैं। तो इसमें आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा भाई सभी लोगों का, और जिन लोगों ने बी ऑप्शन सेलेक्ट किया है उनको बहुत बहुत बधाई कि उनका ये सही जवाब था। चलिए हम प्रश्न संख्या अगला 14 की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा आपका प्रश्न संख्या 14। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्रश्न संख्या 14, ये लीजिए। अब आपको बताना है प्रथम पंचवर्षीय योजना की समयावधि क्या है ना। देश आज़ाद हुआ और आज़ाद होने के बाद देश को विकसित करने के लिए, उसकी अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए योजनाएं बनाई गई, जैसे हमने पीछे भी योजना आयोग की भी बात करी थी। तो प्रथम जो हमारी पंचवर्षीय योजना है, नाम से ही जिसे पता चल रहा है 5 साल की योजना थी, तो प्रथम पंचवर्षीय योजना की समय अवधि कौन सी है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है 1951 से 1956 थी। ऑप्शन बी लिखा हुआ है 1961 से लेकर 66 थी। सी ऑप्शन लिखा हुआ है 1992 से 1997 थी। डी ऑप्शन लिखा हुआ है 2012 से 2017 थी। अब ये 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कि भारत की जो पहली पंचवर्षीय योजना थी उसकी समयावधि क्या थी। चलिए भाई, बिल्कुल इजी और दिमाग लगा के आप इसका जवाब दे सकते हैं, आसानी से दे सकते हैं कि भारत की पहली पंचवर्षीय योजना कौन सी थी। कौन सी थी मतलब कब से स्टार्ट हुई थी, आपको समय बताना है। चलिए कमेंट करके बता दीजिए। तो आपको मैं थोड़ा, तब तक आप कमेंट करके बताएं, तब तक मैं आपको बता दूं कि भारत में नियोजित आर्थिक विकास के लिए अब तक 12 पंचवर्षीय योजनाएं बन चुकी थी। क्योंकि पंचवर्षीय योजनाओं का जो समय था, अब तो वैसे इसको समाप्त कर दिया गया है, तो 12 पंचवर्षीय योजनाएं पूरी हो चुकी थी। और ये पंचवर्षीय योजनाएं 5 साल का एक समय लेकर के बनाई गई थी कि हमें 5 साल का टारगेट रखा हमने कि हमें क्या करना है 5 वर्षों के दौरान, और इसको हम आगे ले जाते गए, आगे बढ़ाते गए, है ना। तो
चलिए बता दीजिए पहली पंचवर्षीय योजना। चलो मैं बता देता हूँ। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 के समय, जैसे ही मैंने आपको बताया था 1950 में योजना आयोग की स्थापना हुई थी, और योजना आयोग की स्थापना होने के बाद यहाँ पे पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 1951 से 1956 के इस समया अवधि में पहली पंचवर्षीय योजना की शुरुआत भारत में हो गई थी। आपका ए ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा जी। ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेशंस ए ऑप्शन देने वालों को बहुत बहुत बधाई, शाबाशी। और अब जो है वो हम बात करते हैं पंचवर्षीय योजना का। जो ये एक कॉन्सेप्ट है, अवधारणा है, ये कहाँ से ली गई थी? ये ली गई थी रूस। वर्तमान में जो आप जानते ही हैं रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, तो रूस से ये पंचवर्षीय योजना का जो पैटर्न है, ये अवधारणा है, वो वहाँ से ली गई थी। चलिए अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न संख्या, ये हो जाएगा 15। प्रश्न संख्या हो गया ये 15। प्रश्न संख्या 15 है वार्षिक योजनाओं की समयावधि रही थी, क्योंकि पंचवर्षीय योजनाएं चल रही थी। उन पंचवर्षीय योजनाओं के बीच में कुछ ऐसा समय आया कि वो 5 वर्षों तक नहीं चल पाई थी, है ना, कंटिन्यू नहीं चल पाई थी। इसलिए उनको पूरा करने के लिए, उनके बीच का जो गैप था उसको भरने के लिए कुछ वार्षिक योजनाएं बनाई गई। ठीक है, तो इसलिए उनको, इस अवधि को योजना अवकाश भी कहा जाता है ना। आपको ये भी ध्यान रखना है कि वार्षिक योजनाओं की जो समयावधि बीच में रही थी उसको क्या कहते हैं? योजना अवकाश। यानी कि पंचवर्षीय योजनाओं के बीच में क्या आ गया था? एक अवकाश आ गया था, यानी पूरी 5 साल की योजना नहीं बन पाई थी, तो इसको योजना अवकाश कहा गया था। आपको तो क्या बताना है यहाँ पे? उस वार्षिक योजनाओं की समयावधि बतानी है कि वो वार्षिक योजनाओं की समयावधि कौन सी रही थी जब पंचवर्षीय योजना शुरू नहीं कर पाए थे हम सही से पूरे 5 साल के लिए। इनमें से आपको बताना है। ए ऑप्शन है 1955 से 1958, ठीक है, 1966 से 1969, 1973 से 1976, 1986 से 1989। इसका मतलब 3 साल की थी, है ना। 3 साल की 3 वार्षिक योजनाएं बनी थी, और वो 3 वार्षिक योजनाएं वो कब बनी थी वो आपको बताना है। और एक्स्ट्रा में मैंने आपको बताया है कि इसको योजना अवकाश भी कहते हैं। नहीं, प्रश्न इस प्रकार से भी बन सकता है कि योजना अवकाश, है ना, पंचवर्षीय योजनाओं में योजना अवकाश की समयावधि कौन सी थी। यदि इस प्रकार से प्रश्न बनता है तो भी आपका जो इसका उत्तर होगा वही इसका उत्तर होगा, यानी वार्षिक योजनाओं की समयावधि या फिर योजना अवकाश की समयावधि कौन सी थी, ये आपका बिल्कुल एक ही प्रश्न बन जाएगा। तो यहाँ पे आपको कमेंट करके बताना है प्रश्न संख्या 15, लगा करके कमेंट कर दीजिए कि प्रश्न संख्या 15 का उत्तर क्या होगा। चलिए बताइए भाई। और मैं आपको एक चीज़ बीच में एक और बताना चाहूँगा, तब तक आप कमेंट करके बताते जाएं कि ये जो आपके वार्षिक योजनाएं बनी थी, योजना अवकाश आया था, ये तीसरी पंचवर्षीय योजना और चौथी पंचवर्षीय योजना के बीच में थी, है ना। तीसरी और चौथी पंचवर्षीय योजना के बीच का समय था ये आपको एक हिंट के रूप में आपको बता सकता हूँ। चलिए, जितने लोगों ने भी समझा है, जितने लोगों ने भी कमेंट कर दिया होगा, और मैं यहाँ पे आपको उत्तर बता देता हूँ कि इसका उत्तर क्या होगा। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, आपका सही हो जाएगा। और जिन लोगों ने ऑप्शन बी सेलेक्ट किया है उनका बिल्कुल सही जवाब है। 1966 से लेकर के 1969 के बीच में ये 3 साल की वार्षिक योजनाएं बनी थी, जब एक पूरी फुल पंचवर्षीय योजनाएं नहीं बन पाई थी, क्योंकि 1965 में पाकिस्तान के साथ में युद्ध हो गया था। उससे पहले 1962 में चाइना के साथ युद्ध हो गया था। तो इसलिए भारत की आर्थिक क्षमता इतनी कम थी कि वो इस प्रकार की जो एक्टिविटी है, यानी आर्थिक क्रियाओं को आगे ले जा नहीं सकता था। इसलिए योजना 3-3 साल की योजनाएं, एक एक साल की करके 3 साल तक योजनाएं बनाई गई थी। चलिए प्रश्न संख्या नेक्स्ट हम 16 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आपका 16, ये आपका प्रश्न संख्या 16। नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? यहाँ पे अध्यक्ष नहीं पूछा है, नीति आयोग के आपको उपाध्यक्ष पूछा है, कार्यकारी अधिकारी पूछा है कि कौन है। यहाँ ऑप्शन आपके सामने मैंने आपको बताया था कि नीति आयोग की स्थापना जो है वो कब की गई थी। नीति आयोग की स्थापना है वो 1 जनवरी और 2015, 1 जनवरी 2015 को की गई थी।
ठीक है। योजना आयोग को समाप्त करके नीति आयोग बनाया गया था। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं वो हम बाद में बात करेंगे, उससे पहले आप बता दीजिए नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है वर्तमान में। ये एक टाइप से करंट का क्वेश्चन हो गया आपके लिए। नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? चलिए ऑप्शंस की बात करते हैं। नीति आयोग के अध्यक्ष हैं नरेंद्र मोदी, ठीक है। तो नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन हो जाएंगे? वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं डॉक्टर राजीव कुमार। ऑप्शन डी आपका इसमें सही हो जाएगा। ऑप्शन डी जिन्होंने सही ऑप्शन सिलेक्ट किया है, बिल्कुल वेरी गुड, बहुत बहुत शाबाशी उनके लिए कि डॉक्टर राजीव कुमार जो है उन्होंने बिल्कुल सही जवाब बताया। नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन हो जाएंगे? डॉक्टर राजीव कुमार। चलिए प्रश्न संख्या नेक्स्ट आपका, भारत में किस तरह की अर्थव्यवस्था है? आपको ये बताना है कि भारत में किस तरह की अर्थव्यवस्था है। हाँ जी, कमेंट करके बताएं भारत में किस तरह की अर्थव्यवस्था है। समाजवादी है, मिश्रित है, गांधीवादी है या फिर स्वतंत्र है? जल्दी से कमेंट करके बताएं भारत में किस तरह की अर्थव्यवस्था है। प्रश्न संख्या 17 चल रहा है। 17 लगाइए, कमेंट करें भारत में किस तरह की अर्थव्यवस्था है। हाँ जी, सारे लोग कमेंट करके बताएं भारत में किस तरह की अर्थव्यवस्था है। चलिए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, मैं आपको बता देता हूँ। इस प्रश्न का उत्तर है भारत में मिश्रित प्रकार की अर्थव्यवस्था है। आपका ऑप्शन हो जाएगा बी प्रकार का, ठीक है। यानी यहाँ पे मिश्रित प्रकार की अर्थव्यवस्था है, न तो पूंजीवादी है और ना समाजवादी है, ठीक है। यहाँ पे दोनों प्रकार की ही यानी कि मिक्स्ड है, मिश्रित प्रकार की अर्थव्यवस्था भारत में पाई जाती है। चलिए प्रश्न संख्या 18 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 18 है आपका, किस किसी देश का आर्थिक विकास निर्भर करता है, किस चीज़ पर निर्भर करता है आर्थिक विकास? कोई भी देश आर्थिक विकास कब कर सकता है? उसके देखिए ऑप्शन आपके सामने है, उसके आधार पर बताइए। प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर करता है, पूंजी निर्माण पर निर्भर करता है, ऑप्शन सी है बाजार के आकार पर निर्भर करता है, और ऑप्शन डी है ये सभी। बताइए। किसी देश का आर्थिक विकास यानी कोई भी देश इकोनॉमिकली डेवलपमेंट करना चाहता है तो वो कैसे करेगा, ये आपको बताना है। तीन ऑप्शन आपके सामने, चौथा ऑप्शन है ये सभी। बताइए, कमेंट करके बताइए प्रश्न संख्या 18 का। ठीक है, सोच लिया होगा, कमेंट कर दिए होंगे। प्रश्न संख्या 18 का जो हो जाएगा ये तीनों यानी कि ये सभी इसमें सही हो जाएगा। ऑप्शन डी, जितने भी स्टूडेंट्स हैं ऑप्शन डी अपना सही कर लें, जिनका सही नहीं है, और जिन्होंने सही दिया है उनके लिए बहुत बहुत शाबाशी की वो पात्र हैं, उनका बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है उनका। चलिए प्रश्न संख्या 19 की तरफ हम बढ़ते हैं, फटाफट प्रश्न संख्या 19 कंप्लीट कर लेते हैं अपना। प्रश्न संख्या 19 है अपना, भारतीय भारतीय की राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत कौन सा है? भारत की, सॉरी यहाँ पे जो भारतीय लिखा हुआ है, भारत की राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत कौन सा है? स्रोत आपको बताना है, यानी कृषि क्षेत्र है, सेवा है, उद्योग है या फिर व्यापार है। ये भारत की राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम जो है वो सबसे ज़्यादा किससे आती है, कौन से सेक्टर से आती है, यह आपको बताना है। हमने पहले भी देखा है कि भारत के अधिकांश लोग हैं वो प्राथमिक क्षेत्र में काम करते हैं, और प्राथमिक क्षेत्र है वो किस में आता है वो आपको पता है। तो आपको ये बताना है कि भारत की राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत कौन सा है। चलिए कमेंट करके बताएं भाई। तो भारत के अधिकांश लोग कृषि क्षेत्र में काम करते हैं ना,
तो इसलिए यहाँ पे हमारा ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। कृषि क्षेत्र है वो भारत में सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत है। चलिए प्रश्न संख्या, अब हम चलते हैं 20 की तरफ बढ़ जाते हैं जी, 20 की तरफ। 20वां प्रश्न अपना हो गया जी, निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास सूचकांक का हिस्सा नहीं है। चलिए कमेंट करके बताएं। मानव विकास सूचकांक हमने कल भी बात करी थी, उसका हिस्सा कौन सा नहीं है। स्वास्थ्य एवं पोषण, प्रति व्यक्ति आय, जन्म के समय जीवन प्रत्याशा या सकल नाम निवेश दर, कौन सा होगा इनमें से। ऑप्शन सेलेक्ट करके बताएं। मानव विकास सूचकांक एच डी आई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में इनमें से कौन सा शामिल नहीं है। चलिए कमेंट करके बताएं, फटाफट बताएं भाई। चलिए आपका ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें, ऑप्शन डी, सकल नाम निवेश दर। ये तीनों जो है वो मानव विकास सूचकांक में आते हैं। ये हमने कल भी देखा था। स्वास्थ्य, प्रति व्यक्ति आय और जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, ये तीनों आते हैं। चलिए प्रश्न संख्या, हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। बिल्कुल इससे ही मिलता जुलता है प्रश्न। निम्न में से कौन सा मानव विकास सूचकांक में शामिल नहीं है। वापस देखिए, जीवन प्रत्याशा, वास्तविक प्रति व्यक्ति आय, सामाजिक असमानता या फिर प्रौढ़ साक्षरता। चलिए कमेंट करके बताएं कौन सा होगा इनमें से। देखो जीवन प्रत्याशा इसमें था, प्रति व्यक्ति आय इसमें थी और साक्षरता इसमें थी। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ऑप्शन सी इसमें सही हो जाएगा, सामाजिक असमानता। मानव विकास सूचकांक में शामिल कौन सा नहीं है, सामाजिक असमानता शामिल नहीं है। चलिए अगला प्रश्न, वापस देखो उसी से मिलता जुलता प्रश्न है लेकिन अलग अलग टाइप से पूछा गया है। मानव विकास सूचकांक में शामिल होता है साक्षरता दर, जन्म के समय जीवन प्रत्याशा और एक कौन सी बच गई थी, प्रति व्यक्ति आय। तो यहाँ पे हमने कल एक प्रश्न देखा था कि प्रति व्यक्ति आय को किस में दर्शाते हैं, यूएस डॉलर में दर्शाते हैं। तो यूएस डॉलर में प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय, यहाँ पे आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, हाँ इसको आप फटाफट देखते जाइए। बिल्कुल ये मिलते जुलते ही प्रश्न है इसलिए मैं आपको फटाफट बता रहा हूँ। चलिए अब हमारा अंतिम प्रश्न है, भारत में निर्धनता के स्तर का आकलन कैसे किया जाता है। भारत के अंदर निर्धनता जो है, गरीबी है, उसका स्तर कैसे नापा जाता है। विभिन्न राज्यों में प्रति व्यक्ति आय के आधार पर, परिवार की औसत आय के आधार पर, परिवार के उपभोग व्यय के आधार पर, या फिर देश में जितने भी मलिन बस्तियां हैं उनकी जनसंख्या के आधार पर निर्धनता के स्तर को मापा जाता है। चलिए बताइए। अंतिम प्रश्न है, कमेंट करके बता दीजिए क्या होगा इसका उत्तर। भारत में निर्धनता के स्तर को किससे मापते हैं। चलिए रंगराजन कमेटी के अनुसार परिवार के उपभोग व्यय के आधार पर भारत में निर्धनता के स्तर को मापा जाता है। ऑप्शन सी इसमें सही होगा। ठीक है, और कमेटी कौन सी थी, वो रंगराजन कमेटी ने उपभोग व्यय के आधार पर परिवार जो गरीबी का, निर्धनता का जो है वो आंकलन किया था। ठीक है, लेटेस्ट यही है। चलिए इस प्रश्न के साथ ही आज की लाइव क्लास समाप्त होती है। सभी विद्यार्थियों को शुभ रात्रि, जय हिंद, वंदे मातरम। और जितने स्टूडेंट यहाँ जुड़े हुए हैं सभी वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिए और फटाफट शेयर कर दीजिए। ठीक है, और लाइक आप जाते हुए लाइक तो करना नहीं भूलें, पक्का आपको लाइक करके ही यहाँ से निकलना है। चलिए तब तक के लिए आज आप लोग सभी लोग जुड़े उसके लिए धन्यवाद। कल मिलते हैं फिर से। जय हिंद, वंदे मातरम।